एक धुंधली रोशनी वाली गुफा में छत की दरारों से ओस की बूंदें रिस रही थीं और एक एक करके नीचे गिर रही थीं। पानी की वे बूंदें एक आदमी के पपड़ीदार घाव पर गिरीं। उसकी हर हल्की हलचल असहनीय और चीर देने वाला दर्द पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक पहरेदार ने गुफा का दरवाज़ा खोला और चमड़े का कोड़ा लहराया। उसने बेरहमी से आदमी की पिंडली पर कोड़ा मारा। खून ने तुरंत आदमी की फटी पुरानी पतलून को भिगो दिया। वो आदमी कराह उठा, लेकिन उसकी आंखों में एक सुन्नता थी। उस आदमी का नाम एयोंग था। एक दुर्घटना के कारण वो 3000 साल पुराने प्राचीन समय में पहुंच गया था। उसने सोचा था कि वह इस आदिम दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए अपने आधुनिक ज्ञान का उपयोग कर पाएगा। हालांकि इस दुनिया में पहुंचते ही उन्हें एक आदिम कबीले ने पकड़ लिया और गुलाम बना दिया, जो इस युग का सबसे निचला स्तर था। उस काल में गुलामों को भोजन के समान भी नहीं समझा जाता था। जैसे ही एयोंग निराशा में डूब रहा था, अचानक उसके शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग की रोशनी की लकीरें दिखाई देने लगीं। उस रक्तरूपी रोशनी ने धीरे धीरे उसके शरीर पर एक सांप के आकार की आकृति उकेरी। उसी समय उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सर्पदेव सर्पेंट गॉड की रक्तधारा सक्रिय हो गई है। यह शारीरिक क्षमताओं को अत्यधिक बढ़ा सकती है। अपनी आंखों के सामने इस अविश्वसनीय बदलाव को देखकर एयोंग की निराशा धीरे धीरे कम होने लगी। उसने उस गुफा की ओर देखा जिसने उसे कैद कर रखा था, और उसके मन में चुपचाप एक योजना आकार लेने लगी। चूंकि वो अपनी मूल दुनिया में वापस नहीं जा सकता था, इसलिए उसने इसी आदिम दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। वेदी के सामने खुले मैदान में गहरे लाल रंग के कपड़े पहने महिलाओं का एक समूह पहले से ही कतारों में खड़ा था। उनके टखनों में बंधी तांबे की घंटियां हर कदम के साथ धीरे से बज रही थीं, जिनकी आवाज किसी रहस्यमयी अनुष्ठान की प्रस्तावना की तरह कोमल और तीखी थी। सबसे आगे एक ठंडे और उदासीन व्यवहार वाली महिला खड़ी थी। वो पत्थर की 3 सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसके गले में लटका जानवरों की हड्डियों का हार आग की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहा था। हड्डी के प्रत्येक टुकड़े पर अजीब और जटिल प्रतीक खुदे हुए थे। जब उसकी ठंडी निगाहें एयोंग पर पड़ीं, तो उसने स्पष्ट देखा कि उसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे अब भी गहरे लाल रंग के निशान थे। उन्हें यहां लाओ, उसने अपनी हड्डियों वाली छड़ी से हल्का इशारा किया। 4 महिलाओं ने तुरंत उसे घेर लिया। उनके हाथ सख्त थे, फिर भी स्पर्श में आश्चर्यजनक रूप से कोमल थे। एयोंग की कलाइयां टंग के तेल में भिगोई हुई भांग की रस्सियों से कसकर बंधी थीं, और कल के घाव, जो अभी तक भरे नहीं थे, रस्सियों के घर्षण से धीरे धीरे टीज मार रहे थे। कई लोगों ने उसे वेदी के बगल वाली लकड़ी की कुटिया की ओर चलने में मदद की। खामोशी के बीच कंकड़ पत्थर पर उसके जानवरों की खाल से बने जूतों की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। केबिन के केंद्र में एक खुरदरा लकड़ी का बिस्तर था, जिसके चारों कोनों पर नुकीले कांसे के छल्ले लगे थे, जो पुराने खून के धब्बों से सने थे। उन महिलाओं ने धीरे से एयोंग को लिटा दिया। निशान वाली महिला नेता बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी निगाहें एक पल के लिए उसके सीने पर बिना भरे घाव पर टिकी रहीं। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत, बस थोड़ा सहन करो। उसने अपनी उंगलियों को जड़ी बूटियों के रस में डुबोया और धीरे से उसकी कमर के घाव पर लगाया। उस ठंडे स्पर्श ने दर्द को थोड़ा कम कर दिया। वो धीरे धीरे प्राचीन मंत्रों का उच्चारण करने लगी। जैसे ही उसने अपने हाथों का दबाव बदला, लकड़ी का बिस्तर बीच बीच में चरमराने लगा। एयोंग का सिर जानवरों की खाल से बने नरम तकिए पर टिका था, और धीरे धीरे उसकी तनी हुई नसें ढीली होने लगीं। अन्य महिलाएं एक एक करके आगे आईं। कुछ ने उसके शरीर से खून के धब्बों को पोंछने के लिए गर्म नम कपड़ों का इस्तेमाल किया। उनकी हरकतें वैसी ही कोमल थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दिलासा दे रही हो। कुछ ने उसके जख्मी शरीर पर सुगंधित जड़ी बूटियां लगाईं, जिससे एक शीतलता और आरामदायक एहसास तेजी से फैल गया। अन्य महिलाएं धीरे धीरे प्राचीन गीत गुनगुनाने लगीं, जिनकी धुन धीमी और मधुर थी। पास में खड़ी महिला नेता ने प्रतीकों से खुदी हुई एक हड्डियों की चाकू थामी थी, और वो चर्मपत्र पार्चमेंट के स्क्रॉल पर कुछ लिख रही थी। चर्मपत्र को काटते समय हड्डी की चाकू से हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जो पास में बज रहे गीतों के साथ एक अजीब सी धुन बुन रही थी। जैसे ही आखिरी महिला जाने के लिए उठी, ढलते सूरज की रोशनी लकड़ी के तख्तों के बीच की दरारों से कमरे में आई, जिससे साफ जानवरों की खालों पर छिटकती हुई रोशनी और छाया का खेल दिखने लगा। एयोंग के घाव पर जड़ी बूटियों का मोटा लेप लगाया गया था और दर्द काफी कम हो गया था। जब उसे वापस गुफा में ले जाया गया, तो गार्ड ने उसे गर्म मांस के सूप का एक कटोरा दिया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे जल्दी पी लो। वो घास से ढके एक कोने में दुबक गया। तभी एक महिला की कोमल आवाज उसके कानों तक पहुंची, डरो मत, वे तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। ये जड़ी बूटियां तुम्हारे घावों को जल्दी भरने में मदद करेंगी। एयोंग ने गुफा के ऊपर आसमान के एक छोटे से टुकड़े की ओर देखा। चांदनी उस पर चमक रही थी, फिर भी अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। तांबे की घंटियों की दूर की आवाज गुफा के भीतर उठती गिरती सांसों की आवाज के साथ मिल गई, जिससे एक डरावनी लेकिन शांत धुन बन गई। अगली सुबह
निशान वाली महिला खुद गुफा में मिट्टी का कटोरा लेकर आई। कटोरे के तरल से जड़ी बूटियों की हल्की खुशबू आ रही थी और सतह पर कुछ कोमल हरी पत्तियां तैर रही थीं। इसे पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो उसके पास बैठ गई और धैर्यपूर्वक उसे एक एक चम्मच दवा पिलाई। उसका कड़वा मीठा स्वाद उसकी जीभ पर फैल गया। जब वे उसे वापस वेदी पर लाए तो महिलाओं की आंखों में चिंता की झलक थी। उन्होंने धीरे से एयोंग के हाथ को छुआ। उनकी हरकतें कोमल और सावधानी भरी थीं। कमरे में एक बड़ा कांस्य कड़ाहा कॉल्ड्रन पहले से ही रखा गया था, जिससे जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। निशान वाली महिला ने उसे गर्म औषधीय स्नान में उतरने में मदद की, जहां तरल की गर्माहट ने तुरंत उसके पूरे शरीर को घेर लिया। यह दवा तुम्हारे शरीर से जहर को निकाल सकती है, उसने धीरे से समझाया और लकड़ी के करछुल से तरल उठाकर उसकी पीठ पर छिड़का। समूह की मुख्य महिला प्राचीन गीत गा रही थी, जबकि वेदी के चारों ओर जलती मशालें नारंगी रोशनी के साथ टिमटिमा रही थीं, जो उनके चेहरों पर एक दुर्लभ कोमलता और शांति को दर्शा रही थीं। औषधीय स्नान से उठती भाप ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। निशान वाली महिला ने धीरे से औषधीय तरल में भीगा हुआ एक सूती कपड़ा एयोंग के कंधे पर डाला। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी के घुमाव के साथ दबीं। उस गति में एक अजीब लय थी, जैसे कोई मूक संगीत बजा रही हो। क्या तुम गर्माहट महसूस कर सकते हो? उसने अचानक पूछा। तभी एयोंग को एहसास हुआ कि जैसे जैसे दवा उसकी त्वचा में समा रही थी, उसके पैरों के तलवों से एक गर्म एहसास धीरे धीरे उठा और उसके मेरिडियंस माइनस ऊर्जा पथों के साथ पूरे शरीर में फैल गया। घाव के भीतर गहरा छिपा हुआ दर्द बिना किसी के ध्यान में आए धीरे धीरे कम हो गया। वेदी के पास बैठी महिलाओं ने घास की रस्सियां बुनना शुरू कर दिया। उनकी हरकतें एक ताल में थीं और तांबे की घंटियां उनकी भुजाओं के हिलने के साथ मधुरता से बज रही थीं, जैसे इस प्राचीन समारोह के लिए संगत अकम्पनीमेंट दे रही हों। जब औषधीय स्नान समाप्त हुआ तो एयोंग ने खुद को अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस किया। उन्होंने उसे जानवरों की खाल से सुखाया और फिर उसे एक बिल्कुल नई खुरदरे कपड़े की कमीज पहनाई। मुख्य महिला ने अपने गले से हड्डियों का हार निकाला और हड्डियों के उन टुकड़ों में से एक जो रून्स माइनस प्राचीन अक्षरों से ढका था, उसकी कलाई पर बांध दिया। यह एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव टैलिस्मान है, इसे पहनो। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। सुबह के समय महिलाएं उसके लिए कीमे वाला गर्म दलिया लातीं, उसे गुफा की दीवारों पर लगी काई, मॉस की पहचान करना सिखातीं और बतातीं कि कौन सी दवा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और कौन सी खून रोकने के काम आती है। दोपहर में वे साथ बैठकर रतन रोटान की टोकरियां बुनतीं और उसके साथ नरम घास के तने साझा करतीं, उसे धैर्यपूर्वक बुनाई की बुनियादी तकनीक सिखातीं। निशान वाली महिला हमेशा शाम के समय आती थी। वो अक्सर एयोंग को गुफा के गहरे भीतर एक अंधेरी नदी की ओर ले जाती थी। धीमी रोशनी में नदी का पानी हल्का सा जगमगा रहा था। उसने अपने द्वारा इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों को पानी में डुबोया और उसे सिखाया कि बहते पानी में पत्तियां कैसे खुलती हैं। हर जड़ी बूटी की अपनी भाषा होती है। उसने औषधीय तरल से लथपथ एक मुट्ठी नदी का पानी उठाया और उसे थमा दिया, जिससे उसे उसकी उंगलियों की सूक्ष्म कंपन महसूस होने लगी। सुनो, ये क्या कह रही हैं? पूर्णिमा की रात को गुफा में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। महिलाओं ने चीड़ की राल, पाइन रेजिन की सुगंध वाली मशालें जलाईं और धीरे धीरे मंत्रोच्चार करने के लिए एक घेरा बनाया। उन्होंने आग में पिसी हुई जड़ी बूटियों का छिड़काव किया और लपटें तुरंत एक रहस्यमयी नीली बैंगनी रोशनी के साथ फूट पड़ीं। निशान वाली महिला ने अयांग यांग का हाथ पकड़ा और धीरे से उसकी हथेली में एक गर्म कंकड़ रख दिया। इसे पकड़ो और पृथ्वी की धड़कन को महसूस करो। धीरे धीरे अयांग ने गुफा के उन विवरणों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें उसने पहले अनदेखा कर दिया था। पत्थर की दीवारों पर प्राकृतिक आकृतियां जो दौड़ते हुए हिरणों के झुंड जैसी दिखती थीं। कोने में मकड़ी का जाला जो सुबह की रोशनी में ओस की बूंदों की तरह चमक रहा था। यहां तक कि पहरेदार की कमर पर बंधे बेल्ट पर भी बेलों के नाजुक पैटर्न उकेरे गए थे। महिलाओं ने उसे कोयले की राख से जानवरों की खाल पर चित्र बनाना सिखाया, जिसमें वो हर दिन एकत्र की गई जड़ी बूटियों के रूपों को दर्ज करता था। जब उसके चित्रों को प्रशंसा मिली तो एक लंबे समय से खोई हुई खुशी चुपचाप उभर आई। एक दिन नेतृत्व करने वाली महिला उसे वेदी ऑल्टर के पास पत्थर की सीढ़ियों पर ले गई। सीढ़ियों के अंत में एक अर्ध खुला मंच था, जिसके किनारे कई जंगली गुलाब उगे हुए थे। उसने एक खिलती हुई कली तोड़ी और उसे थमा दी। तुम देखो, अंधेरे में भी जीवन खिलने का रास्ता खोज ही लेता है। ढलते सूरज की रोशनी लताओं से होकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके सिंदूरी निशान असाधारण रूप से कोमल दिख रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अयांग गुफा के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। वो जड़ी बूटियों को सुखाने में मदद करता। जब महिलाएं दवा तैयार करती थीं तो ओखली और मूसल, मोटर एंड पेस्टल थमाता और यहां तक कि पानी लाने के लिए अपनी बुनी हुई विकट टोकरी लेकर भूमिगत नदी तक जाता था।
उन्होंने उसे सितारों का निरीक्षण करना सिखाया और बताया कि रात की ओस इकट्ठा करने के लिए कौन सा तारा सबसे अच्छा है। महिला के पेट का निशान अयांग के मन में एक प्रश्न बन गया था। एक बरसात की रात, जब वे दोनों एक लकड़ी की झोपड़ी में बारिश से शरण ले रहे थे, उसने स्वयं अपनी कमीज के बटन खोले और उस भयानक निशान को दिखाया। ये सजा नहीं बल्कि पुनर्जन्म के निशान हैं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे निशान को छू रही थीं। उसका स्वर स्थिर पानी की तरह शांत था। उसने जड़ी बूटियों की गंध से समय बताना और पत्थर पर जमी काई की नमी से मौसम का अंदाजा लगाना सीख लिया था। जिस अंधेरे ने उसे कभी निराशा से भर दिया था, वो अब एक सौम्य पक्ष प्रकट कर रहा था। जब एक और पूर्णिमा उगी तो महिलाओं ने वेदी को ताजे फूलों की पंखुड़ियों से ढक दिया। उन्होंने अयांग को जड़ी बूटियों के पैटर्न वाली कढ़ाई वाला चोगा पहनाया और उसके माथे पर सिंदूर लगाया, जो नए जीवन का प्रतीक था। निशान वाली महिला ने उसके गले में विभिन्न जड़ी बूटियों के बीजों से बना एक हार पहनाया। आज से तुम भी इस भूमि के रक्षक हो। टिमटिमाती आग की रोशनी में अयांग अंततः समझ गया कि जिसे उसने कभी कठिनाइयां समझा था, वे क्या थीं। शायद ये नियति का कोई उपहार था। गुफा अब उसके लिए जेल नहीं, बल्कि एक पाठशाला बन गई थी, जिसने उसे अपने दर्द के साथ समझौता करना और प्रकृति की भाषा सुनना सिखाया। उसने अंधेरे में भी खुद को गर्माहट देने की शक्ति पाली थी। उसने और अन्य महिलाओं ने गुफा की गहराई में एक औषधीय खेत को साफ करना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और लताओं से उन्होंने साधारण मचान, स्कैफोल्ड्स बनाए। उसकी कलाइयों पर बंधे रक्षा कवच, एम्युलेट्स हर हरकत के साथ धीरे से खनकते थे, जिससे एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न होती थी। वो आवाज़ अब उसे कंपाती नहीं थी, इसके बजाय ये एक परिचित धुन की तरह थी, जो उसे लगातार याद दिलाती थी कि अंधेरे ने कभी भी रोशनी को पूरी तरह नहीं निगला था। अंधेरा तो बस इंतजार कर रहा था, इस बात का इंतजार कि वो परछाइयों के बीच अपना खुद का सितारा जलाना सीख ले। भूमिगत नदी अभी भी धीरे धीरे बह रही थी और मशाल की रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। जड़ी बूटियों से भरी टोकरी लिए अयांग इयोंग गुफा की गहराई में और आगे बढ़ गया। वहां और भी औषधियां अपनी पहचान किए जाने की प्रतीक्षा कर रही थीं। गुफा के पूर्वी हिस्से की दीवार के भीतरी भाग में औषधीय जड़ी बूटियों के खेत ने धीरे धीरे आकार ले लिया। अयांग और अन्य लोगों ने साफ लकीरें बनाने के लिए चिकने कंकड़ का उपयोग किया और रोपण के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए सड़ी हुई पत्तियों को नदी की कीचड़ के साथ मिलाया। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें चट्टानों की दरारों से मुश्किल से अंदर आती थीं, तो वो खेत के किनारे उकड़ू बैठ जाता और महिलाओं को सावधानी से हड्डियों के चाकू से मिट्टी खोदते और नम धरती में जड़ी बूटियों के सूखे बीज बोते देखता। जैसे जैसे जड़ी बूटियों के खेतों का विस्तार हुआ, उन्होंने उन पौधों को उगाने की कोशिश शुरू की जो गुफा के वातावरण के अनुकूल नहीं थे। नेतृत्व करने वाली महिला ने वेदी की गहराई से प्रतीकों रून से ढका एक मिट्टी का पात्र निकाला। पात्र का निचला हिस्सा गहरे बैंगनी रंग की मिट्टी से भरा था। उसने उस मिट्टी को नई तैयार क्यारी पर समान रूप से फैला दिया। पूर्णिमा की रात का समारोह और भी भव्य होता गया। महिलाओं ने गुफा की छत से जुगनू के पंखों से बनी रोशनियों की लड़ियां लटका दीं। मशालों की गर्म चमक के साथ मिलकर वे टिमटिमाती रोशनियां पत्थर की दीवार पर जमी काई को पन्ने जेड की तरह चमका रही थीं। निशान वाली महिला ने अयांग को विशेष औषधीय धूप इंसेंस मिलाना सिखाना शुरू किया। जैसे ही कांसे की कड़ाही में कुचली हुई नागदौना, मगवोट और रोजमेरी जली, उठते हुए धुएं ने प्रकाश और छाया के खेल में बहते हुए टोटम जैसी आकृतियां बना दीं। उन्होंने गुफा के भीतर पारिस्थितिक परिवर्तनों को दर्ज करना भी शुरू कर दिया। अयांग और महिलाओं ने सपाट पत्थर की सिल्लियों पर नक्काशी करने के लिए नुकीले पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया। किस दिन भूमिगत नदी का स्तर बढ़ा, विभिन्न नमी के स्तर पर किस काई ने रंग बदला, और यहां तक कि चट्टानी दीवारों की दरारों में कभी कभार दिखाई देने वाली अंधी मछलियों के भी अपने अनूठे प्रतीक थे। ये पत्थर की सिल्लियां वेदी के पश्चिमी हिस्से में सफाई से व्यवस्थित की गईं, जो धीरे धीरे एक ऐसी पत्थर की दीवार बन गई जिसने जीवन के चमत्कार को दर्ज किया। एक दिन एक नए आए गुलाम ने उन पैटर्नों की ओर इशारा किया और एक सवाल पूछा, और अयांग प्रत्येक नक्काशी के पीछे की कहानी धारा प्रवाह बताने में सक्षम था। जैसे ही सर्दियों का आगमन हुआ, गुफा की गहराई से बर्फ के छोटे छोटे कण गिरने लगे। महिलाओं ने जानवरों की खाल से मोटे लबादे क्लोक्स सिले, जिनके किनारों पर सूखी लैवेंडर लगाई गई, जो गर्म रखने और कीड़ों को दूर भगाने दोनों का काम करती थी। उन्होंने औषधीय खेत को फर्न की मोटी पत्तियों से ढक दिया, जैसे कि धरती को गर्म कंबल ओढ़ा दिया हो। एक सुबह अयांग ये देखकर हैरान रह गया कि एक जड़ी बूटी इचिनेशिया एकिनेसिया की जड़ों से नई कोपलें फूट पड़ी थीं। बर्फ और अंधेरे के बीच बढ़ने के उसके संघर्ष की शक्ति ने पूरी गुफा को उत्साह से भर दिया। महिलाओं ने उस नई कोपल के चारों ओर एक प्राचीन नृत्य किया। घंटियों और हंसी की आवाजें गुफा के गुंबद में गूंजने लगीं। जैसे जैसे जड़ी बूटियों के बारे में अयांग की समझ गहरी होती गई, उसने दवाएं तैयार करने में मदद करना शुरू कर दिया।
जब उसने पहली बार स्वतंत्र रूप से मोच के लिए मरहम तैयार किया तो निशान वाली महिला ने बड़ी गंभीरता से उसे अपनी हथेली पर लगाया। ये एक उपहार है जिसे तुमने और धरती ने मिलकर पोषित किया है। मरहम में भीगी हुई उसकी हथेली का निशान एक नरम मोतिया चमक के साथ जगमगा उठा। गुफा का सामाजिक वातावरण भी सूक्ष्म रूप से बदल गया था। कभी खामोश रहने वाले गुलाम अब आग के पास इकट्ठा होने लगे थे और अपने पिछले अनुभवों को साझा करते थे। कुछ लोग घास के मैदानों के घोड़ों के बारे में बात करते तो कुछ समुद्र की नमकीन हवाओं का वर्णन करते, जबकि अयांग उन पौधों के बारे में बताता जो औषधीय खेतों में दृढ़ता से उग रहे थे। उन्होंने चट्टानों पर चित्र बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया और इन यादों को पत्थर पर उकेर दिया। एक कुशल मूर्तिकार ने तो पहरेदारों के बदलने के दौरान दरवाजे की चौखट पर एक अमर गेंदे का फूल एवरलास्टिंग मैरीगोल्ड तक तराश दिया। बरसात का मौसम करीब आने पर उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर पानी मोड़ने की एक सरल प्रणाली बनाई। खोखले बांस की नलियों ने चट्टानों की दरारों को जलाशय से जोड़ दिया और फिर पानी को औषधीय खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से मोड़ा गया। जब साफ पानी की पहली धारा गड़गड़ाहट के साथ जलाशय में गिरी तो महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी हंसी ने चट्टानों की दरारों में छिपे चमगादड़ों को चौंका दिया। एक बिना चांद वाली रात को निशान वाली महिला उसे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में ले गई, जहां प्राकृतिक छेदों वाली एक पत्थर की दीवार थी। उसने अपना हाथ उस पर रखा। सुनो, ये पृथ्वी की धड़कन है। अयांग ने उसकी तरह अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हथेली में एक हल्का कंपन महसूस किया। उस अंधेरे में जो गुनगुनाहट पहले उसे बेचैन करती थी, अब एक सुखद लोरी की तरह लग रही थी, जो उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से को सुकून दे रही थी। औषधीय क्षेत्र में पौधों की विविधता बढ़ रही थी और कुछ ने तो अजीबोगरीब बदलाव, म्यूटेशंस भी दिखाए। ऐसी नागदौना जिसकी पत्तियां चमकती थीं, ऐसी एंजेलिका जिसकी जड़ें गर्म थीं, और ऐसे एकियम जिसके फूल सांस लेने के साथ हिलते थे। समूह की मुखिया महिला वेदी के भीतर रखे प्राचीन ग्रंथों का और भी अधिक बार अध्ययन करने लगी। वो अक्सर औषधीय खेत के बीच में प्रतीकों, रून से ढका एक चर्मपत्र, पार्चमेंट स्क्रोल फैला देती और पौधों से फुसफुसाती, और अयांग अपनी दैनिक देखभाल के माध्यम से धीरे धीरे पत्तों के रगड़ने से होने वाली फुसफुसाहट को समझने लगा था। वसंत से पतझड़ बीत गया और उसकी कलाई पर बंधा रक्षा कवच जड़ी बूटियों के रस से गहरा भूरा हो गया था, लेकिन हर बीतती रात के साथ उस पर उकेरे गए प्रतीक और स्पष्ट होते गए। जब कभी उसे नींद नहीं आती तो वो उस हड्डी के टुकड़े को सहलाता और जीवन के उन चमत्कारों को याद करता जो अंधेरे में चुपचाप खिले थे। गुफा अभी भी नम और ठंडी थी, लेकिन उन्होंने चट्टानों की दीवारों में खांचे बनाना सीख लिया था ताकि वे वहां जैव दीप्तिमान कवक, बायोल्यूमिनेसेंट फंजी उगा सकें, और जमीन पर पत्थर के रास्ते बना दिए थे ताकि हर कदम प्रकृति की गर्माहट लिए हो। अयांग के टखने पर काटने का निशान अभी भी खून बह रहा था और घाव से खुजली की एक हल्की अनुभूति हो रही थी। बिस्तर के पास पहरा दे रही महिला के चेहरे पर चांदनी चमक रही थी, जिससे उसकी आंख के कोने पर बना सिंदूरी निशान साफ दिख रहा था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा एवा से पहली बार मिलने पर उसकी पलकों पर जमी ओस थी। महिला ने अपनी पकड़ ढीली की, अपनी उंगली को कुछ दवा में डुबोया और धीरे से उसके घाव पर लगाया। उसने फुसफुसाकर कहा कि सभी नए पकड़े गए गुलामों को इससे गुजरना पड़ता है, और वो इसमें जीवित बच गया। बाहर तांबे की घंटियों की आवाज तेज हो गई, जैसे किसी अनुष्ठान के शुरू होने का संकेत हो। उसने अपनी खाल की स्कर्ट से एक मिट्टी का जार निकाला, ढक्कन उठाया और पुदीने और शहद की खुशबू हवा में फैल गई। उसने उसे एक चम्मच औषधीय सूप देते हुए कहा कि यह शरीर की आंतरिक गर्मी को दबा सकता है, और पूर्णिमा के दौरान औषधीय स्नान सबसे कठिन होता है। शायद कल उसमें खड़े होने की शक्ति भी नहीं बचेगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लकड़ी का दरवाज़ा अचानक खुल गया। भालू की खाल का लबादा ओढ़े एवा अंदर आई। उसकी तेज सांसों के कारण उसके बालों में लगी समुद्री कौड़ियां खनक रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए अयांग को बताया कि चीशिंग को प्रशिक्षण मैदान में ले जाया गया है। कबीले के बुजुर्गों ने कहा है कि जैसे ही अयांग इयोंग ने सुना कि यदि चीशेंग भेड़ियों के झुंड से बलि का टोटम, सैक्रिफिशियल टोटम वापस ले आता है तो वो आधिकारिक तौर पर चंद्र देवी का पुजारी बन सकता है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उठते समय उसकी पीठ बिस्तर के सिरहाने लगे कांसे के छल्ले से जोर से टकराई, जिससे दर्द के मारे उसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। एवा ने जल्दी से उसे सहारा देकर उठाया और अपनी कमर से सूखे हिरण का मांस, वेनिसन निकालकर उसे खाने के लिए दिया ताकि उसकी शक्ति वापस आ सके। उसने कहा कि जब पहरेदार अपनी पाली शिफ्ट बदलेंगे तब वो उन्हें वहां ले जाएगी। कोने में 2 युवा गुलाम दुबके हुए थे, जिनकी गर्दनों में बंधी लोहे की जंजीरें अभी भी ताज़ा जंग से भरी थीं। वे नम सुरंगों से होकर गुजरे, जहां ठंडी पत्थर की दीवारें अयांग के घावों से बार बार रगड़ खा रही थीं। एवा ने एक मशाल थाम रखी थी, जिसकी रोशनी चट्टान की दीवारों पर पड़ रही थी। दीवारें अजीबोगरीब प्रतीकों से भरी थीं,
कुछ कोयले से बने थे तो कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे नाखूनों से खरोचकर बनाए गए हों। चलते चलते एवा ने समझाया कि ये पीढ़ियों से माताओं द्वारा छोड़े गए निशान हैं। उसने अपनी चाकू की नोक से गहराई से उकेरे गए एक तारे के प्रतीक की ओर इशारा करते हुए कहा कि 3 साल पहले उसने इसे चीशेंग के लिए बनाया था। जब वे प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे तो खून की गंध लिए रात की हवा ने उनका स्वागत किया और अयांग के पैर कांपने लगे। एवा ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी गर्दन पशु की खाल के माध्यम से महसूस हो रही थी। उसने अयांग से कहा कि डरो मत, चीशेंग उसकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने उसे अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर दांतों के 3 साफ निशान दिखाए जो चीशेंग ने बचपन में एक घायल हिरण के बच्चे की रक्षा करते समय छोड़े थे। जैसे ही चांदनी प्रशिक्षण मैदान में फैली, चीशेंग एक 3 सिर वाले भेड़िए का सामना कर रहा था। उसके हाथ में चकमक पत्थर, फ्लिंट का चाकू था और उसकी चाल पहले की तुलना में बहुत अधिक सधी हुई थी। जब भेड़िए ने छलांग लगाई तो वो अचानक एक तरफ लुढ़क गया और झाड़ियों में गायब हो गया। कांटों ने उसकी खाल को चीर दिया और भेड़िए की डरावनी आवाज ने पेड़ों पर बैठे उल्लुओं को डरा दिया। एवा के नाखून डर के मारे अयांग की बाह में धंस गए, लेकिन अयांग ने गौर किया कि लुढ़कते समय चीशेंग चुपके से अपनी बेल्ट में कुछ ठूस रहा था। वो उसे चेतावनी देने ही वाला था कि एवा ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। अंधेरे से 3 पहरेदार निकले जिनके हाथों में हड्डियों के भाले थे। उनके टखनों पर बंधी तांबे की घंटियां रात के सन्नाटे में बहुत साफ बज रही थीं। समूह का नेतृत्व करने वाली महिला ने, जिसने सांप की आकृति वाली हड्डियों की पट्टी पहनी थी, चारों ओर का जायजा लिया। अचानक काले बादलों ने मशाल की रोशनी को ढक दिया। अंधेरे के उस पल का फायदा उठाते हुए एवा ने अयांग को तेजी से वहां से खींच लिया। उनके पैरों के नीचे पत्तों के चटकने की आवाज भेड़ियों के रोने की आवाज में दब गई और वे भाग्यशाली थे कि बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल गए। वापस लॉन्ग हाउस में पहुंचकर एवा ने मिट्टी के जार के नीचे से खून से सनी एक जानवर की खाल निकाली। उसने बताया कि ये वही कपड़ा, स्वॉडलिंग क्लॉथ है, जिसमें चीशेंग को तब लपेटा गया था जब वो 1 महीने का बच्चा था। उसने उस खाल को अपने सीने से जोर से भींच लिया, जिससे उसके पायजेब एंकलेट्स धीरे से झनझना उठे। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि कल बलि समारोह में चीशेंग टोटम पोल के नीचे पवित्र अग्नि प्रज्वलित करेगा। तभी उसे बाहर पहरेदारों की बदली के कदमों की आहट सुनाई दी और उसने तुरंत अपनी बात बंद कर दी। देर रात अयांग की आंखें सरसराहट की आवाज से खुलीं। उसने देखा कि एवा चांदनी की रोशनी में हिरण की खाल के जूतों की मरम्मत कर रही थी। सिलाई करते समय उसने बताया कि जब वो पकड़ी गई थी तो वो भी उतनी ही असहाय महसूस करती थी जितना अयांग अब कर रहा है। उसे तब तक समझ नहीं आया था, जब तक उसने चीशेंग को जन्म नहीं दिया, कि कुछ बेड़ियां ऐसी होती हैं जिनसे कभी आज़ाद नहीं हुआ जा सकता। उसने सिला हुआ जूता ऊपर उठाया, जिसकी सतह पर समुद्री कौड़ियों से बना एक आधा चांद, क्रेसेंट मून, जड़ा हुआ था। यह चीशेंग के वयस्क होने के समारोह के लिए तैयार किया गया था। बलि समारोह की सुबह कोहरा छटने से पहले ही 6 महिलाएं लॉन्ग हाउस में दाखिल हुईं। वे कठोर होने के बजाय कोमल थीं। उन्होंने अयांग के शरीर पर मोती के पाउडर से बना लेप लगाया और उसकी बेंत रोटान की बेल्ट को ठीक किया। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा कि चीशेंग ने बलि समारोह को फिर से डिजाइन किया है और इसमें रक्त संबंध प्रतिध्वनि, ब्लडलाइन रेजोनेंस नामक एक विशेष हिस्सा जोड़ा है। जैसे ही बिगुल हॉर्न्स बजा, एवा ने अयांग को लताओं से बना एक कंगन थमाया। उसने बताया कि ये उन्हीं अंगूर की लताओं से बना है जिन्हें चीशेंग के जन्म के वर्ष में चुना गया था। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तांबे की घंटी की आवाज करीब आने लगी। उसके पास बस इतना कहने का समय था, जब पवित्र अग्नि जलेगी तब तुम यहीं रहोगे। जैसे ही अयांग को बलिस्थल के केंद्र में ले जाया गया, हजारों तांबे की घंटियां एक साथ बज उठीं। चीशेंग 99 सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसने मोर के पंखों से बना चोगा पहना था जो हवा में लहरा रहा था। उसने अपने हाथ में कांसे का एक राजदंड सेप्टर लिया हुआ था, जिसकी सतह रहस्यमयी प्रतीकों से ढकी थी। उसकी नज़र भीड़ पर घूमी और अंत में अयांग पर टिक गई। उस पल में उसने अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर उठाया, एक ऐसा संकेत जिसे केवल वे दोनों समझते थे। वेदी के चारों ओर की मशालें तुरंत जल उठीं, जिससे चीशेंग की कमर पर बंधा वही परिचित फ्लिंट चाकू चमक उठा। उसकी मूठ हिल्ट पर खून से सना हुआ कपड़े का वही टुकड़ा लिपटा था जिसे उसने पिछली रात अपनी कमर में छिपाया था। कड़वी दवा का एक बड़ा घूंट अयांग के गले में जबरदस्ती उतार दिया गया, जिससे उसके गले में जलन और दर्द फैल गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। उसके मुंह के कोनों से खून मिली लार टपक कर जानवरों की खाल वाले बिस्तर पर गिर गई, जिससे कमरा खून की दुर्गंध से भर गया। इंसानी हड्डियों का हार पहने हुए एक महिला नेता अचानक गुस्से में आ गई और उसने अपने हाथ का मिट्टी का बर्तन दीवार पर दे मारा। जैसे ही बर्तन के टुकड़े उड़े, उसके खुरदरे हाथ ने अयांग की ठुड्डी को दबोच लिया और वह गुस्से में गुर्राई, देवताओं का एक पात्र इतना कमजोर कैसे हो सकता है।
उसकी उंगलियों की हड्डियों वाले हार में लाल हकीक एगेट जड़ा हुआ था, जो सुबह की रोशनी में एक भयानक संकेत की तरह चमक रहा था। मारा मारा उस अफरा तफरी के बीच नंगे पैर चल रही थी। उसके टखनों की पीतल की घंटियां सूखे खून से गहरे भूरे रंग की हो गई थीं। वो पसीने से लथपथ थी और उसके शरीर पर बने नीले टैटू जहरीले सांपों की तरह रेंगते हुए दिख रहे थे। बिना एक शब्द बोले उसने अयांग को पकड़ा, उसकी पीठ के पुराने घाव पर हाथ रखा और उसे दूसरी महिला की ओर धकेल दिया। अचानक दाई मिडवाइफ ने उनकी ओर खून से सनी एक चीज फेंकी, जिसे अयांग ने अनजाने में पकड़ लिया। वो गर्म और चिपचिपी चीज उसके हाथ से फिसलने लगी, जिससे उसे मतली आने लगी। एक बूढ़ी महिला कांसे के तसले में कुशलता से कुछ हिला रही थी। उसने ठंडी आवाज में समझाया कि यही कबीले की रक्तरेखा ब्लडलाइन को बनाए रखने की कुंजी है। जमीन पर जंजीरें घिसटने की आवाज आई और 3 युवा लड़कियों को लकड़ी की झोपड़ी में लाया गया। सबसे छोटी लड़की 13 साल से ज्यादा की नहीं थी। उसके बालों में अभी भी एक सूखा जंगली फूल लगा था, फिर भी उसे बेरहमी से वेदी के सामने दबा दिया गया। समुद्री कौड़ियों का हार पहनी एक महिला ने अपनी ठंडी नजरों से उन्हें देखा और लड़की के चेहरे पर एक नुकीली कौड़ी फिराते हुए कहा कि इसकी आंखें बिल्कुल उस संत जैसी हैं जिसकी प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। फिर उसने लड़की के कपड़े हटाए और उसके शरीर पर जड़ी बूटियों के रस की एक मोटी परत लगा दी। हवा में दवा की कड़वी गंध भर गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। निशान वाली महिला ने एक हड्डी का चाकू निकाला और चर्मपत्र पार्चमेंट पर नए प्रतीक उकेरे। इस बार नक्काशी एक डरावनी रोशनी के साथ चमकने लगी। अपने ही खून में उंगली डुबोकर उसने हवा में टोटम बनाए और कांसे की कड़ाही तेजी से कांपने लगी। कड़ाही से औषधीय अवशेष बाहर निकले और दीवार पर जमकर विकृत मानवीय चेहरों की शक्ल लेने लगे। अचानक वो चिल्लाई कि एक दैवीय आदेश आया है और आज गर्भधारण की उम्र वाली सभी महिलाओं को गर्भधारण करना होगा। उसकी आवाज एक पागलपन भरे जुनून से भरी थी। ईसा आइसा ने अपने दांत भींचे और अयांग की पीठ पर जलता हुआ गर्म लोहा दाग दिया। जलते हुए मांस की गंध दवा की खुशबू के साथ मिल गई। उसने फुसफुसाकर कहा, यह सम्मान है और यही चुनाव मेरी माँ ने भी किया था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दाई की तांबे की घंटी जोर से बजी। उसने एक पीली पड़ी गर्भवती महिला की ओर इशारा किया जो उल्टियां कर रही थी, और कहा कि भ्रूण की सांसें कमजोर पड़ रही हैं और पात्र को जल्द ही बदलना होगा। एक और महिला को वहां लाया गया। उसने अपनी कलाई पर चांदी का एक कंगन पहना हुआ था, जो कभी उसके दहेज का हिस्सा था। उसने अयांग से माफी मांगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि पिछले साल उसके पति की मृत्यु हो गई थी